फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। मुझे सुबह के बारे में जो चीज पसंद है वो है ताज़ा ठंडी हवा, पुरसकून खामोशी में परिंदों की चहचहाट। सुबह सवेरे कम्युनिटी में जॉगिंग एक कामयाब दिन के लिए जरूरी है। खूबसूरत सुबह का आगाज। क्या आपको पता है मुझे अपनी सुबह क्यों पसंद है? क्योंकि मैं ऐसी ही एक जगह उठती हूँ, अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jannah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट और ड्यूप्लेक्स। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट, our trusted project of Thara Group. Phone 0311 116648. रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर। और रमज़ान दस्तरखान के बाद अब हम मौजूद हैं हमारे एक और बहुत ही यूनिक से सेगमेंट में, जिसका नाम है रहमत है मेहमान। नाज़रीन कराम, रहमत है मेहमान में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे न सिर्फ बरादरी के बल्कि सोसाइटी के कुछ ऐसे लोगों से, ऐसे नायाब लोगों से जिनसे आप मिलना पसंद करते हैं, जिनसे हम कुछ सीखने की जब भी, और कुछ मेहमान तो यकीनी तौर पे ऐसे होते हैं कि जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका आपको भी मिलता है। ख़ुद मुझे भी इस स्टूडियो में बैठकर ये शर्फ हासिल होता है कि मैं उससे मिलता रहूं, उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहूं।
और ऐसे ही मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं इनका तारुफ कराऊं, ये पूरी हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन दी मेमन टीवी HD की रब की नेमत है रमज़ान के, और हमारा ये सेगमेंट जिन करम फरमाओं के ताउन से आप सब तक पहुंच रहा है, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे टाइटल स्पॉन्सर में अल जदीद प्रॉपर्टीज़, जबकि हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालू एसोसिएट और दीगर तमाम हमारे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स, इनका सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया जो इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने का ज़रिया बन रहे हैं। तो बात हो रही थी हमारे आज के गौहर नायाब मेहमान की, यकीनी तौर पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेडिकल के शोबे के गुरु समझे जाते हैं। मैं और आप इन्हें कई TV चैनल्स पर, मेन स्ट्रीम चैनल्स पर देखते हैं और यकीनी तौर पर जब भी इन्हें देखते हैं बहुत कुछ सीखने के साथ साथ फ़ख्र महसूस होता है कि हमारी कम्युनिटी के लोग, हमारी कम्युनिटी के कुछ ऐसे गौहर नायाब दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बने हुए हैं। बिल्कुल सही, आप सही पहचाना। मेरे साथ हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? बहुत अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस स्टूडियो में आपकी तशरीफ़ आवरी का और हमें रौनक बख्शने के लिए। पहले तो अली का बहुत बहुत शुक्रिया कि इसने मुझे यहाँ मदऊ भी किया, तो बहुत इज़्ज़त दी, और आपका भी कि आपने इतनी हमें मुझे वो कर रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं। कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लोग जब बुलाएं तो आपको जाना ज़रूरी है, और एज ए कम्युनिटी के को साथ देना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो अली के साथ हमारा बहुत पुराना साथ भी है और काफ़ी दफ़ा बुला चुका है, तो मैं इत्तेफाक से अपनी स्केड्यूल्स में टाइम नहीं निकाल सकता। वो मेरे लिए एक शर्मिंदगी की बायस है कि मैं टाइम नहीं निकाल सका, लेकिन अली हर जगह हमारे लिए खड़ा होता है, और अली की जो काविशें हैं, कोशिशें हैं और मेहनत है, उस पर कोई डाउट नहीं है कि एक यंगस्टर ने बहुत छोटे से चीज़ शुरू करके बड़े पैमाने पे पहुंचा रहा है, और इंशाल्लाह और बड़े पैमाने पे भी पहुंचाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है। और ये जर्नी है नाज़रीन कराम, जिस जर्नी की बात आगाज़ ही में ये कॉम्प्लीमेंट मिला अली कोडल साहब हमारे CEO और हमारी दी मेमन टीवी HD को, यही कॉम्प्लीमेंट मैं भी देना चाहूँगा ताहिर मेडिकल सेंटर को। सर 1981 में आगाज़ होता है एक छोटे से मैटरनिटी होम, जिसे हम कहेंगे कि, क्योंकि एक तो मैं आगाज़ में ये कहना भूल गया कि डॉक्टर ही डॉक्टर, फैमिली में अब्बू डॉक्टर, अम्मी डॉक्टर, भाई भी डॉक्टर, भाभी भी डॉक्टर, आप डॉक्टर, वाइफ आपकी फैशन डिज़ाइनर नोन आयशा इब्राहिम, आप और हम सब जानते हैं वतन अजीज़ की मुमताज़ फैशन डिज़ाइनर, इनके शरीक हयात हैं। मतलब इतनी पढ़ी लिखी फैमिली, और कुछ शायद में आपकी बहन डॉक्टर, आपके बहनोई भी कमोबेश इसी शोबे से वाबस्ता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, क्या पहले तो मैं बचपन का जब मैं सवाल पूछता हूँ किसी से कि डॉक्टर इब्राहिम कभी तो छोटे रहे होंगे, तो वो जो बचपन था, क्या प्रेशर था कि सारे डॉक्टर, तो मुझे भी डॉक्टर ही बनना है बाय चॉइस, या कोई प्रेशर था आप पे डॉक्टर बनने के लिए? बाय चॉइस इसलिए कि एक तो मेरे पेरेंट्स जो मेरे मेंटोर हैं, मैं अपने फादर को बचपन से अपना मेंटोर समझ के बड़ा हूँ, रोल मॉडल। कई दफ़ा लोगों का होता है कॉन्सेप्ट, नहीं यार बाप से कुछ जुदा होकर काम करें, बट अगर बाप बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो आप बाप के शाना बचाना शुरू कर देते हैं। क्या बात है। और मेरे अब्बा ने मुझे काम सिखाना शुरू किया, बंस रोड पर इनकी क्लिनिक थी, और वहाँ से काम शुरू किया। मुझे क्लास 8 में ले जाते थे, और उस ज़माने में एक छोटी सी लेबॉर्ट्री भी अब्बू की थी, और एक्सरे भी था, और वो बहुत ही वर्कहॉलिक टाइप के डॉक्टर हुआ करते थे, बट वर्कहॉलिक और फैमिली हॉलिक भी। क्या बात है। दोनों इक्वल। तो वो मुझे क्लास 8 से एक सिखाते थे कि यार लेबॉर्ट्री की उस ज़माने में सिरिंजेस आती थी शीशे की, तो शीशे की सिरिंजेस बॉयल कैसे करनी है, तो वो एक पैशन, क्या बात है, पैशन को क्रिएट करने की कोशिश करते थे कि यार इसके दिमाग में वो चीज़ पॉजिटिव की तरफ आ जाए, क्योंकि बच्चे को आपको राह पे लाना है ना जी। तो उस राह पे आपको चलाने के लिए उसको आपको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना पड़ता है, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, और कई दफ़ा चीज़ें ख़राब भी हो जाती बच्चों से, बिल्कुल सही। तो आप उसको डिस्करेज नहीं करते, आप उसको बोलते ओके ठीक है। कई लोगों की आदत होती है फ़ौरन ही झटक देते हैं, नुकसान कर दिया, झटक दिया। तो उस सिचुएशन में मेरे अब्बा जो थे वो कहते थे कोई बात,
नेक्स्ट, इससे आगे क्या है? इससे आगे। तो वो एक करेजमेंट थी कि यार अब्बा मेरे बड़े कामयाब डॉक्टर हुआ करते थे उस ज़माने के, और अल्लाह में उनको जन्नत नसीब दे। और आज भी मेरी अम्मी शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट और बहुत ही कामयाब और बहुत मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ टाउन है, और ताहिर मेडिकल सेंटर चला ही मेरे अब्बू और अम्मी की वजह से। क्या बात। अच्छा, ये जो इनकरेजमेंट फ्रॉम फादर साइड, ये इसका आपने बड़ा बहुत ही उम्दा तरीके से जिक्र किया कि ये पेरेंट्स के लिए बड़ा लर्निंग है। हम सब भी पेरेंट्स हैं, ये बहुत लर्निंग है कि आपने किसी छोटी मोटी गलतियों पर, गुस्ताखी पर आपने किसी को इतना डिस्करेज नहीं करना। नो डाउट समझाना पेरेंट्स का काम होता है, लेकिन इसको इतना डिस्करेज ना करें, बल्कि इसी में से कुछ बेहतरी की राह ढूंढने की कोशिश करें अपने बच्चों के लिए। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, फादर साइड तो आपने बताया, अम्मी का बहुत बड़ा रोल होता है ख़ास तौर पे बच्चों के एजुकेशन में। अगर हम हमारी कम्युनिटी की बात करें, मेमन कम्युनिटी की, तो 100% मुझे अब भी जितने ही मेहमानों से मैंने बात पूछी है वो सब ने यही कहा कि माँ ही हमारी उस सही पाथ पे डालने के लिए। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी माँ का रोल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही रहा है? बोथ पेरेंट्स इक्वली, क्योंकि मेरे अब्बा अम्मा का हमारे ऊपर बहुत बड़ी कुर्बानी है। क्योंकि मैंने कहा ना, वो फैमिली हॉलिक भी और वर्कहॉलिक भी, दोनों बहुत इक्वल करना बहुत मुश्किल काम होता है। और विथ तीनों भाई बहन को डॉक्टर बनाना, ये बहुत बड़ी जिद्दोजहद थी कि ये नहीं कि लास्ट वाला जो मेरा छोटा भाई जो डॉक्टर ताहिर हैं उसको छोड़ दिया, या डॉक्टर नाजिया को छोड़ दिया, या डॉक्टर इब्राहिम को सिर्फ डॉक्टर बनाना, ऐसा नहीं था। तीनों को एक लेवल पे लेके जाके, और इवन दो के मेरी अम्मी अब्बा का एक बड़ा अच्छा वो है कि बहुओं को भी, जैसे मेरी वाइफ शी इज़ MBA इन टेक्सटाइल डिज़ाइनर, MBA किया उसने, उसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड था कि भाई क्यों करना है तुम्हें MBA, क्योंकि शादी के बाद हुआ सर? शादी के बाद उसने MBA किया उसने, और शादी के बाद भी नहीं बल्कि प्रेग्नेंट थी उस ज़माने में उसने जो है MBA पूरा कंप्लीट किया। प्लस साथ में अपनी बाहर, जब हम लोग कैलिफोर्निया में थे तो न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से उसने MBA किया, और उस वक्त हार्डली शी वॉज यंग, और MBA किया उसने। और उसके बाद मैंने भी इसके साथ दिया, मेरी अम्मी अब्बा ने भी साथ दिया। तो और फिर मेरी जो छोटी भाभी है उसके लिए भी बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग था सब, कि उसको गायनेकोलॉजिस्ट बनाना था, तो उसके लिए पूरी एक कॉम्प्रोमाइजिंग एरियाज थे हमारे घर में। स्पेस दिया आप सब? स्पेस दिया। तो हमारे घर में एक एजुकेशन लेवल जो है ना, वो उसको एक प्रायोरिटी पे रखा जाता है दूसरी चीज़ों के मुकाबले में। बिल्कुल सही, और ये बहुत ज़रूरी भी है। आप बच्चियों को स्पेस दें, आपको लग पता जाएगा कि हमारी कितना टैलेंट है हमारी कम्युनिटी और बल्कि तमाम ही गर्ल्स के अंदर। बस थोड़ा सा इनको स्पेस और इनके पोटेंशियल को थोड़ा सा ग्रूम करने की आजकल ज़रूरत है। आपको बात बताऊं, बड़ी एक सस्पिशियस बात है कि 3:1 का टारगेट हो गया। 3:1 3:1 3 लड़कियां बहुत टैलेंटेड हैं तो एक लड़का टैलेंटेड है। हो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, 3 लड़कियां जब टैलेंटेड हैं तो उस टैलेंट को आप उजाड़ कर क्यों नहीं करते? मेरी तो ड्रीम है। मेरी जो बड़ी वाली बेटी है शी इज़ अ लॉयर, और माशाल्लाह उसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद भी जो ससुराल वाले हैं, मेरी अम्मी ने एक उनसे डिमांड की कि यार हक महर में सिर्फ मास्टर्स की डिग्री दे देना उसको। और ऑफ कोर्स मेरे जो समधी हैं उन्होंने इस चीज़ को लिहाज भी रखा और ज़बान पे कायम रह के अब मास्टर्स करवा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो देखिए, बेटी को काम कराओ ना कराओ ये डजेंट मैटर, बट आप जब उसको पढ़ा लिखा लेते हो ना तो उसकी एक देखिए एक वैल्यू है। मैं एज ए पीडियाट्रिशियन एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, या रोज़ की मैं औरतों से बात करता हूँ तो किसी की तलाक हुई होती है, किसी की डेथ हो जाती है, औरतें रुल जाती हैं। अगर वही चीज़ अगर किसी के पास डिग्री है तो कहीं ना कहीं तो खड़ी हुई है ना। नो डाउट, प्रोफेशन बहुत काम आता है। आप ये सोचें कि हमारे मेमन बिरादरी में लोगों की लड़कियों को पढ़ाने का कॉन्सेप्ट 30% है। जी हाँ। और अगर आप हमारे ही सिंध में ही देख लें, सिंधी कम्युनिटी में, वो कम्युनिटी जो कभी नहीं पढ़ती थी उसकी हर दूसरी लड़की अब पढ़ रही है। और कितनी आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी अच्छी जगह पोस्टों पे लगे हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब एक पूरा एक ड्रास्टिक चेंज है 15-20 साल में। और हमारी अभी भी बच्चियाँ 30%
पढ़ती हैं तो उसमें 10 to 15% काम कर और सकती जो हैं। थोड़ा बहुत अपने वालिद के घर से पढ़ के आगे निकलती हैं, शादी हो जाती है तो इसके बाद वो रास्ता भी वो रास्ता कमोबेश बंद हो जाता है। बहुत कम फैमिलीज हैं जहाँ तो पे ये सिलसिला जारी रहता है। ऑफ कोर्स, और मैंने बहुत सारी लड़कियां जो मैं रोज़ के मेरे पास जी, तो जी। रोज़ की ऐसी ट्रेजिटिक स्टोरीज आती हैं, और जब मैं कहता हूँ यार काम क्यों नहीं करती, कहती है काम कैसे करें, हमारे पास तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो ये क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। देखें, अगर कोई मैट्रिक पास है तो उसको क्या जॉब मिलेगी, 15,000 20,000 की, उसमें घर नहीं चल सकता। ऐसा ही है। अगर वही लड़की मास्टर्स है या टेक्निकल फील्ड में, आईटी फील्ड में, लॉ में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, बहुत सारी शेफ़ है, मतलब उसकी सैलरी स्टार्ट ही लाख रुपए से होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो क्यों ना इस पे जिद्दोजहद की जाए कि यार हमारी बच्चियां क्यों ना पढ़ें, हमारे मेमनों में एजुकेशन लेवल लड़कियों का क्यों ना हाई किया जाए अभी भी। लेकिन कितनी जमातें हैं जो लड़कियों को पढ़ा रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही। कितनी जमातें लड़कियों को फोकस नहीं करती पढ़ाने को। जो लड़कियां पढ़ाने की जस्तजू करते हैं, मैं उनकी बहुत तहे दिल से इज़्ज़त करता हूँ कि यार उसको आप और एग्रीवेट करो और इसको बढ़ाओ कि यार किस तरह लड़कियों को लेके चलना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक माशरे का, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको हम जो है ना जिसको हम लैक कर देते हैं, जिसको मिस कर देते हैं। और शायद टैलेंट का तो बता ही दिया डॉक्टर साहब ने, शायद इनसे ज़्यादा कौन जानता होगा कि रोज़ाना की स्टोरीज इनके पास कि 3:1 का रेशो है यहाँ पे। तो अगर हमने इस सेगमेंट को भी कवर कर लिया तो शायद बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी के भी, हमारी पर्सनल लाइफ के भी और हमारी फाइनेंशियल लाइफ के दोनों सॉल्व हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके इस पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी बड़ा ही टिपिकल और टची सब्जेक्ट है, इस पर तो मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन ये स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, देन तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसका एक सिलसिला था कि हमारे यंगस्टर्स को पता चले कि किस तरीके से एक जर्नी जो होती है एक कामयाब डॉक्टर की, इसका आगाज़ कहाँ से होता है? कामयाब डॉक्टर की आगाज़ स्टार्ट होता है वालिदैन से। क्या बात है। वालिदैन की जुस्तजू और उनकी कॉम्प्रोमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। वालिदैन की कॉम्प्रोमाइजेशन और उनकी सेक्रीफाइजेशन नहीं है तो आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल सही। आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा रुझान है दूसरी चीज़ें करने का, निस्बतन का आप देखें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कम बन रहे हैं, निस्बतन के दूसरी कम्युनिटी वाले ज़्यादा उनको फोकस कर रहे हैं। मेमन कम्युनिटी में कम है। मेमन कम्युनिटी में तो इंजीनियर्स भी कम है, लॉयर्स भी कम है, आर्किटेक्ट्स हैं तो बहुत कम है, और अगर आप देखें तो डॉक्टर्स तो बहुत मिनिमल रेशियोज में है। आपको कहीं मिलेंगे, बहुत कम ही मिलेंगे। मेमन फैमिलीज में बहुत सारे डॉक्टर्स मिल गए तो मिल गए, बहुत कम रेशियोज हैं। मतलब स्कूलिंग, कॉलेज, तो यूनिवर्सिटी? स्कूल मेरी थी सेंट पॉल्स, और पूरे केजी से लेके मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ा हूँ और वहीं से पूरी एजुकेशन ली। फिर इसके बाद मेरी जो कॉलेज लाइफ थी वो डीजे साइंस थी। फिर वो डीजे साइंस में और स्कूल में एक जस्तजू थी कि यार डाव मेडिकल कॉलेज ही लेना है, क्योंकि मेरी अम्मी अब्बा दोनों डाव के हैं। एम बनाया हुआ था, एक एम बनाया हुआ था कि मेरी अम्मी अब्बा जहाँ से पढ़े हैं वहीं मुझे एडमिशन लेना है। क्या बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह के उस ग्रेड्स के लिए, आपको पता है उस ज़माने में घोड़े की रेस होती थी कि मेरिट पे आपको चाहिए, मेरिट चाहिए, और आज भी मेरिट पे ही होता है। तो मेरिट के लिए दौड़ लगानी पड़ेगी। तो दौड़ लगाते लगाते माशाल्लाह से डाव में पहुँच गए। फिर डाव के 5 साल गुजारे, फिर सिविल में हाउस जॉब की। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए मैं चला गया NICH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, और वहाँ से मैंने अपनी पूरा कैरियर जो है प्रोफेशनल, जो पोस्ट ग्रेजुएट के कैरियर जो है वहाँ से स्टार्ट किया। वो मेरा मदर इंस्टीट्यूट है, और वो जो सेंट पॉल से लेके डीजे से डाव, वो मेरा मदर इंस्टीट्यूट है। ये मेरा पेरेंटिंग इंस्टीट्यूट है जिससे मैंने दुनिया की हर कोर्सेज वहाँ से स्टार्ट किए। क्या बात है। आज का एक कामयाब डॉक्टर जो मेरे साथ बैठे हैं, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, कामयाब डॉक्टर जो हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने अपनी कामयाबी किन के नाम की? अपने पेरेंट्स के नाम से, क्योंकि वो मेरा कामयाब आगाज़ है। अगर वो आगाज़ कामयाब ना होता या वो दोस्त ना मिलते जिन्हें वो अपने पेरेंट्स कहते हैं, तो शायद आज डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ जो है वो हमारे सामने इस शक्ल में ना बैठे होते। तो पेरेंट्स की कदर कीजिए और साथ ही साथ उनको दोस्त बनाइए। और पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि वो बच्चों को के दरमियान और पेरेंट्स के दरमियान जो एक सोसाइटल डिस्टेंस है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। रमज़ान में यही कुछ हम सीखने की कोशिश करते हैं, जिस दीगर तमाम चीज़ों के साथ साथ कि हमें सीखने का कुछ ना कुछ मौका इस मीडियम से हो सके। नाज़रीन, वक्फ़ा है रहमत है मेहमान के इस सेगमेंट में, तो वापस आते हैं कुछ ही देर के वक्फे के बाद और दोबारा से इस दिलचस्प और नो डाउट बड़ी लर्निंग गुफ्तगू को दोबारा से आगाज़ करते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया,
रमजान आया, रमजान आया, रमजान। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाजरीन, और रहमत है मेहमान के सेगमेंट में वक्फे पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ से जारी थी। और डॉक्टर साहब, इस बिसाइड्स ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ की आज बड़ी ये जर्नी आपकी जो है बड़ी अट्रैक्टिव है तमाम ही नौजवानों के लिए, जिसका मैंने जिक्र भी किया। अब आपकी थोड़ा सा इंटायर प्रोफेशनल लाइफ आपकी, और एक तो ये कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के साथ साथ और कौन कौन से शोबे हैं जिसमें डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ जो है अब समझते हैं कि वो अपने आप को इस बारे में कैपेबल कर चुके कि और अपने आप को इस पर्टिकुलर शोबे में जहाँ पे बहुत कम लोग हमें नज़र आते हैं, या ताहिर मेडिकल सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इस लेवल का काम जो बहुत कम छोटे हॉस्पिटल में नज़र आता है, जिसे बज़ाहिर देखा है बिल्डिंग को देखूँ तो मैं शायद कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है जितनी कि आसपास सराउंडिंग्स में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, लेकिन यहाँ पर इस किस्म की सर्जरीज़ भी और इस किस्म के काम भी तिब्बी शोबे में हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि डिस्क्राइब कर दीजिए थोड़ा सा तफसील के साथ अपने इंस्टीट्यूट को भी और साथ ही साथ आपकी अपनी स्पेशलिटीज़ को भी। मेरी पहले तो मैंने जब NICS से ट्रेनिंग की, इसके बाद मैंने मास्टर्स किया, मास्टर्स करने के बाद डिप्लोमास किया, डिप्लोमास करने के बाद मैंने कहा आपको NICS से मैं सिंगापुर चला गया इंटेंसिव केयर की ट्रेनिंग करने के लिए। फिर वहाँ से मैं आया तो जब मैं स्टाफ को ट्रेन करता था NICS के इंटेंसिव केयर की वेंटिलेटर सिखाता था, इंटेंसिव केयर में वेंटिलेटर स्पेशली वेंटिलेटर ट्रेन करता था कि वेंटिलेटर्स चलाने कैसे। उस ज़माने में 2007, 8, 9 की बात बता रहा हूँ कि उस ज़माने में वेंटिलेटर किसी को नहीं पता था वेंटिलेटर होता क्या और चलाना कैसे होता। तो कुछ फ्यू डॉक्टर्स और फ्यू हॉस्पिटल्स ही थे जो ये काम करते थे। देन आई स्टार्टेड इट टू ताहिर मेडिकल सेंटर में भी स्टार्ट किया, और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव केयर से हम काम करते थे उस पर। इसके बाद इसके बाद मेरी और पढ़ाई का दौर शुरू हो गया। पढ़ाई के दौर में अभी जी नहीं भरा था इसमें, अभी जी नहीं भरा, और इंशाल्लाह और भी पढ़ेंगे जब तक ज़िंदगी है, पढ़ते रहेंगे, सीखने का अमल तो
देर कोर्सेज आखिरी दम करते तक जारी रहूँगा। रहता है। जब से मैंने अपना मास्टर्स किया है, इसके बाद तक की है मैंने सिक्किट्स किया है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा से किया है, PGPN किया है, वो एक इक्विवेलेंट टू PhD होता है, वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन से किया है। IPPN किया है, वो न्यूनेटल बॉन्ड जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो परवरिश होती है, इनको वेट कैसे बढ़ाना है, उनकी सारी चीज़ें कैसे टेक केयर करनी है, वो IPPN कहलाता है। वो है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किया। फिर मैं हूँ मेंबर ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी ऑफ अमेरिकन एकेडमी का, तो वहाँ से मैंने पूरी न्यूरोलॉजी की भी ट्रेनिंग की है। न्यूनेटोलॉजी की मेरी बहुत सारी क्वालिफ़िकेशंस भी हैं, डिप्लोमास भी हैं, ट्रेनिंग्स भी हैं कि जो न्यूनेटल का मतलब लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वो जो नौ मौलूद होते हैं, जो पैदाइशी बच्चे होते हैं, उनकी रिससिटेशन कैसे करनी है, उनको सिक बच्चे जो होते हैं उनको कैसे इंक्यूबेटर से लेके इंटेंसिव केयर से लेके घर तक कैसे पहुंचाना है। ऑफ कोर्स वो एक बहुत क्रिटिकल फील्ड है, उसमें डेथ रेशो भी ज़्यादा होता है। और पाकिस्तान तो वैसे ही सर इसमें टॉप रैंकिंग्स में आता है मेरा ख्याल। टॉप रैंकिंग में नहीं, नंबर 1 रैंकिंग पे है, जिसमें सबसे ज़्यादा नौमौलूद की डेथ्स होती हैं। उसके लिए मैं जो हूँ मास्टर ट्रेनर हूँ न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम्स का। उसमें यूनिसेफ और WHO का बहुत बड़ा रोल है, जो हमें ट्रेन किया उन्होंने। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन जो मेरा लीडिंग इंस्टीट्यूट है, उसका मैं मेंबर भी हूँ। साथ में जो है वो हमें सारी ट्रेनिंग्स देता भी है और हमें लाइसेंस देता है टू प्रैक्टिस पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, जो पीडियाट्रिक की हम प्रैक्टिस करते हैं उस लाइसेंस के अंडर में। अच्छा। सेकेंडली जो है फिर मैंने IMNCI को एक रोल मॉडल किया, जो यूनिसेफ चलाती है और मंडेला गेट्स का एक प्रोग्राम है, जो छोटे बच्चों की या थोड़े से बड़े बच्चों की जो बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, डायरिया, मीज़ल्स, फीवर, मलेरिया, बहुत सारी छोटे छोटे जो इश्यूज़ होते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं ऑल ओवर सिंध जाके, और वो उनको ट्रेन करते हैं जो ऐसे एरियाज़ में बैठे हैं जो रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पे फैसिलिटेशंस नहीं हैं। वहाँ पे हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। बिल्कुल। ऐसे ही NRP भी कराची से, अगर आप मॉडर्न एरिया से निकलें और कराची के इर्द गिर्द जाएँ तब भी आपको पता है हाल हवाल कैसा है। ऐसा ही इसके थोड़े सा आगे जाएँ तो कुछ है ही नहीं। रिमोट एरियाज में तो कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स रिमोट एरिया में कुछ भी नहीं है, तो वहाँ की लोगों को बुलाते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे आप कैसे सिखाना आउटपुट दे सकते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है, वहाँ पे एम्बो कैसे पहुँचाना है, एम्बो की ट्रेनिंग कैसे देनी है, बच्चे को किस तरह लेके चलना है, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन के बगैर कैसे उसको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। कई दफ़ा हम नहीं जा सकते तो हम उनको दावत देते हैं, हम इनको इधर बुलाते हैं, पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस देता है। उसके साथ हमारा यूनिसेफ, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका पैसा जो है वो यहाँ पे पूरा डोनेट होता है, और वो हमें उसको हम सिखाने के लिए हम ट्रेंड किए जाते हैं कि हम मास्टर ट्रेनर बनते हैं और दूसरे लोगों को फिर हम ट्रेनिंग्स देते हैं। क्या बात है। वो हमें पूरा सपोर्ट करता है, ये जो मैंने कहा यूनिसेफ, WHO और पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन। क्या बात है। ये तो हो गया इंटरनेशनल प्रोग्राम जो पाकिस्तान में, कराची से हट के हमारे मज़ाफ़ाती इलाकों में, और फिर इसके बाद रूरल एरिया जिसको हम इंटीरियर सिंध कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ताहिर मेडिकल सेंटर जो 1981 में जिसका क़याम होता है एक मैटरनिटी होम के हैसियत से, मैडम डॉक्टर बिल्किस यूसुफ ने इसको और आगे बढ़ाया। लेकिन अब जब ये डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ या और लोगों और डॉक्टर्स के जब हाथ में आया, तो आज ये बिल्डिंग जो बज़ाहिर हो सकता है कि दिखने में किसी बड़े हॉस्पिटल के मुमासिल ना हो, उसकी मुमासिलत ना रखती हो, इतना रकबा ना हो, लेकिन इसके अंदर इस 60 बेड के हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा मैं ज़रूर चाहूँगा लोगों को पता चलना चाहिए। पहले तो क्लिनिकल साइड पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें बहुत नामी ग्रामी भी हैं, इसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूरोसर्जन भी हैं, फिजिशियंस भी हैं, पीडियाट्रिक में मैं कर रहा हूँ, न्यूनेटल टिल पीडियाट्रिक सर्जन भी बैठते हैं, डॉक्टर अनवर आराई हैं वो बैठते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारी पीडियाट्रिक और न्यूनेटल सर्जरीज भी होती हैं। न्यूनेटल मतलब दोबारा मैं अब आपको बताता हूँ, 9 मौलूद की जो छोटी छोटी सर्जरीज होती न्यूबॉर्न सर्जरीज। फिर हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं, न्यूरो सर्जरीज होती हैं, न्यूरो स्पाइनल सर्जरीज होती हैं, वो भी हो रही हैं। बहुत सारी ऑफ कोर्स हम टर्शियरी केयर वाली सर्जरीज तो नहीं कर सकते, मगर तब भी ताहिर मेडिकल सेंटर के लिए न्यूरोलॉजी सर्जरी करना बहुत बड़ी बात थी, जो हमने स्टार्ट भी की और अभी माशाल्लाह से कामयाबी के साथ कामयाबी से जारी है। सेकेंडली बहुत बड़ी बड़ी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हो रही हैं,
नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, हिप रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, सारी सर्जरीज, ट्रॉमेटिक सर्जरीज भी हो रही हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज होती हैं, जो दांत की सर्जरीज होती हैं, कैंसरस सर्जरीज भी होती हैं मुंह की, वो भी हो रही हैं, बड़ी बड़ी गानी की सर्जरीज हो रही हैं और जनरल सर्जरीज हो रही हैं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि एज ए मेमन हम लोग जो मेमन फाउंडेशंस हैं, फेडरेशंस जो हैं, उसमें हमने MOU साइन किए हुए हैं, जो आपके जो APMF के जो कार्ड्स लेके आते हैं उसको हम ठीक ठाक डिस्काउंट्स देते हैं, बिलिंग में भी डिस्काउंट्स हैं, कंसल्टेशन में भी डिस्काउंट्स हैं, ER में भी डिस्काउंट्स हैं, लैब्स में भी डिस्काउंट्स हैं, सर्जरीज में भी डिस्काउंट्स हैं। तो ये हमारा कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट पूरा देखता है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डीलिंग विद 150 कंपनीज़, उसके साथ काम कर रहे हैं। उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी हैं, इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं और गवर्नमेंट पैनल्स भी हैं। ग्रेट। तो ये ताहिर मेडिकल सेंटर की स्टोरी है। ये मैं कह रहा हूँ बज़ाहिर दिखने वाली ये इमारत जो है, जिसे हम ताहिर मेडिकल सेंटर के नाम से बहुत अरसे से जानते हैं, मैं सोच नहीं सकता था कि इसके अंदर, इस हॉस्पिटल के अंदर जो है, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर इतना बड़ा काम हो रहा है। और ये आपको भी पता लगना भी चाहिए हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए भी। और मैं चाहूँगा कि खुदा ना करे कभी ज़रूरत पड़े तो आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आप देखिएगा कि आप को इस हॉस्पिटल में क्या केयर मिलती है, और क्या कम से कम देखने जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस स्टेट ऑफ आर्ट किस्म की सर्जरीज वहाँ होने जा रही हैं। अब मैं एक और चीज़, जेतपुर से आपका ताल्लुक़, आप ज़ाती तौर पे बाय बोन जो है वो आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और चाहते हैं कि किसी न किसी अंदाज में, आपने जिक्र भी किया ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन आपके पैनल पर मौजूद है, वो पूरी मेमन कम्युनिटी के लिए आपकी हॉस्पिटल के दरवाजे खुले हैं और आपका डिस्काउंट पैकेजेस सब तमाम मेमनों के लिए हैं, उन तमाम मेमन के लिए जो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से किसी न किसी हवाले से लिंक्ड हैं। जेतपुर के लिए बड़ा काम किया। अब जेतपुर से आपका ताल्लुक भी है, जेतपुर आपकी, मैं कहते हैं कि हमारी पेरेंट बॉडी भी है ना, हमारी जमात हमारी पेरेंट बॉडी हुआ करती हैं। और आप इंतहाई करीबी रफ़ीक हैं हमारे डायनेमिक प्रेसिडेंट जेतपुर के आसिम मजीद साहब के। तो पहले तो ये बताएं, क्योंकि आप खुद भी लीडर हैं, आप लीड करते हैं अपने प्रोफेशन में कई यंगस्टर्स को, एज एन लीडर आसिम मजीद साहब को आपने कैसा पाया? He's a tremendous, fabulous, dynamic personality. और मैंने ऐसा प्रेसिडेंट शायद ख्वाब में ही सोचा हो कि जो छोटे लोगों को से लेके बड़े लोगों तक बहुत ही सादगी से मिलता है। क्या बात है। और मेरे तो बिल्कुल दीवार टू दीवार इनके साथ साथ है। अच्छा, बिल्कुल टुगेदर, हमारी दीवार एक ही है। तो एक तो ये मेरे पड़ोसी हैं, साथ में दिल भी मिले हुए हैं और घर भी मिले हुए हैं। नहीं, ऑफ कोर्स। और वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। इवन दो के इनके जो बड़े भाई हैं रिजवान भाई, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मजीद अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इवन दो के एक ज़माने में, मजीद अंकल की बात बताऊं, आसिफ मजीद के अब्बा जो हैं, ये एक ज़माने में मेरे मामू जब बांग्लादेश में हुआ करते थे, उनके टी स्टेट्स थे, तो वो उनके बेस्ट फ्रेंड होते थे। क्या बात। तो एक अटैचमेंट भी है, फैमिली एसोसिएशन कहीं से हमारा डाखाना मिल ही जाता है। ऑफ कोर्स एक एसोसिएशन भी है। और नो डाउट एक उन्हीं प्रेसिडेंट की वजह से मैंने जब तो जमात ज्वाइन भी की थी, पर मेरी अभी इस साल मसरूफियात इतनी बढ़ गई थी कि मैं वो टाइम नहीं दे सक रहा था। बिल्कुल। लेकिन मैंने उनके कहने पे 4 साल उनके साथ काम भी किया, और जो मेरे पास एफर्ट्स हो सकती थी, आई डिड माई बेस्ट। डॉक्टर साहब, अब कम्युनिटी, आपने इसका जिक्र भी किया कि कम्युनिटी में डॉक्टर्स की यानी मेडिकल के शोबे की तरफ जाने का रुझान निस्बतन कम हो गया। बच्चियों में तो अब भी है, लड़के तो अब शायद हो सकता है कि शायद शादु नादरी को डॉक्टर बनता हुआ नज़र आता है। इंजीनियरिंग की तरफ भी बहुत कम, लेकिन डॉक्टर से फिर भी ज़्यादा हैं। सॉफ्टवेयर का दौर है, लोग IT की तरफ भाग रहे हैं। कैसे देखते हैं ये जो चेंज आ रहा है? क्या डॉक्टर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी, कम्युनिटी के अंदर भी पड़ेगी और सोसाइटी को भी पड़ेगी, तो आप समझते हैं कि इस पर थोड़ा सा रुझान, लोगों को शौक, इंटरेस्ट डेवलप कराने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स। देखें, प्रॉब्लम थोड़ा सा मैंने अभी जो गैदर किया ना, लर्निंग डिसेबिलिटी का भी मास्टर मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, और ऑटिज़म की ट्रेनिंग ली हुई है, ADHD की ट्रेनिंग ली हुई है, डाउन सिंड्रोम्स की ट्रेनिंग ली हुई है, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों की ट्रेनिंग ली हुई है, एपिलेप्सी की ट्रेनिंग ली हुई है। तो मैं एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात बताऊँ, लर्निंग की बात बता रहा हूँ, डिसेबिलिटी लर्निंग की एक बात बता रहा हूँ कि आजकल का जो दौर है, जो O लेवल्स A लेवल्स के जो बच्चे कर रहे हैं, वहाँ पर काउंसलर्स बैठे होते हैं, और इनका रोल जो है ना, वो मुझे लगता है कि कुछ
कुछ रोल उनका नेगेटिव रोल ज़्यादा है, पॉजिटिव रोल कम है। वो बच्चों को आप देखें, अगर रिसर्च कर रहे हो तो एक आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी अवेयरनेस की बात बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर बच्चों को माइनस कर देते हैं कि आप साइंस नहीं कर सकते। ओह यस, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, साइंस का सब्जेक्ट नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स साइंस का सब्जेक्ट मिलता भी नहीं है, और आप जुस्सुजू करें तो आपको स्कूल से निकालने की करते हैं। ऐसा ही होता क्योंकि स्कूल्स तो है नहीं, ये तो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्यूशन है, स्कूल्स कोई भी नहीं है। जितने भी ओ लेवल्स, ए लेवल्स के जो स्कूल्स हैं वो स्कूल्स नहीं है। उनकी टीचर्स भी उस तरह की एजुकेटेड नहीं है जो आपके ज़माने में, शायद मेरे ज़माने में पढ़ाती थी, उस तरह एजुकेटेड लेवल नहीं है। एक ज़माने में जो गवर्नमेंट स्कूल, मैंने कहा कैथलिक स्कूल में पढ़ा, डीजे में पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल थी, कैथलिक क्या स्कूल, स्टैंडर्ड था उनका, क्या स्टैंडर्ड था। अगर आप आज वो उसी स्कूल से उसी कॉलेज में जाएँ तो उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे ले आए। बदकिस्मती अब हमारी। क्या इनकी पॉलिसीज़ हैं, वो शायद लर्निंग को लेने के जगह, आगे बढ़ाने की जगह वो थोड़ा सा लैक ऑफ उस पे चले गए। तो अभी मैं कुछ 10-15 साल से ये देखता हूँ कि जो काउंसलर्स जो होते हैं वो आपके बच्चों को घुमा देते हैं। ऐसा ही हुआ। फिर जब घुमा देते हैं तो आपके बच्चों को साइंस की तरफ से हटा के वो कॉमर्स की तरफ ले जाते हैं, आर्ट्स की तरफ ले जाते हैं, आईटी की तरफ ले जाते हैं, और आपको वहाँ से निगलेक्ट कर जाते हैं। ऐसा ही हुआ। जब आप की सीट्स बच जाती हैं तो ऑफ कोर्स वो कोई और सीट ले लेता है। ऐसा ही मेरिट पे आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस 4 हैं, 4 की वो इंटीरियर से आके बच्चे जो हैं वो आपकी सीट्स ले जाते हैं, और इंटीरियर वाले बच्चे जो हैं वो आप पे राज करते हैं। फिर हम कहते हैं कि क्यों हम पे राज कर रहे हैं, मौका हम फराम कर रहे हैं, खला हम छोड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स, तो हमने खला छोड़ा। अब आप देखें ना कि एक हमारे मेमनों में ही बात बताऊं कि पढ़ाई की लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं बढ़ी है। इसकी वजह से आप देखें ना, बच्चे कई दफ़ा बच्चे उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। सही बात है। ड्रॉप आउट रेट हम देखें जो प्राइमरी में शुरू होता है वो सेकेंडरी में कम हो जाता है, सेकेंडरी से जाएं तो कॉलेज में, कॉलेज से यूनिवर्सिटी नहीं, और प्रोफेशनल लेवल पे जाके वो थोड़ा सा चंक रह जाता है। बिल्कुल, क्यों रह जाता है? क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं लैक बीच में चल रहा है जो हमें वो पीछे कर रहा है। मैं सिर्फ मेमनों की बात नहीं कर रहा, मैं हमारी पूरी सोसाइटी की बात बता रहा हूँ। जो हमारी सोसाइटी में पढ़े लिखे बच्चे हुआ करते थे, पढ़ी लिखी फैमिलीज हुआ करती थी, वो आप देखें तो बच्चे गायब हैं, उस सोसाइटी से गायब हैं। आप देखें पारसी कम्युनिटी गायब है, क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत चली गई, बोरी कम्युनिटी चली गई, स्माइली कम्युनिटी चली गई, मेमन कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग फिल्टर हो जाते हैं। तो ये देखें ना, ये कम्युनिटी जब जाती रहेंगी तो आपकी जो पोस्ट हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, वो कोई और उसको ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो लेगा। बिल्कुल, पोस्ट भी कोई लेगा, जॉब की, पढ़ाई की भी पोस्ट लेगा। खला ने पूरा होना है, खला ने तो पूरा होना है, गैप तो फिल होगा, वो कोई और करेगा, वो कोई और करेगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ी अहम बात मुझसे रह गई, ऑनलाइन कंसल्टेंसी का एक बड़ा जो है ना यूनिक एलिमेंट जो है ना वो आपके हॉस्पिटल में भी है, खुद आपकी शख्सियत का हिस्सा भी है। ये थोड़ा सा बताइए कि ये ऑनलाइन कंसल्टेंसी का रुझान, वैसे ये कोविड के दौरान तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आपने बाकायदा इसको पर्सनल प्रोफेशन के तौर पर भी इंट्रोड्यूस किया है, तो ये इसको कैसे देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बेसिकली मैं कोविड से नहीं, मैं कोविड से बहुत पहले से, जब मैं बाहर ट्रेनिंग करता था, जब से ही मतलब इट्स बीन डिकेड्स के मैं उस ज़माने से वो करता हूँ। उस ज़माने में स्काइप शुरू हुआ था, दूसरे बहुत सारे पोर्टफोलियो शुरू हुए थे। मैं उस ज़माने से आई एम डूइंग द वीडियो काउंसलिंग, और वीडियो कंसल्टेशन में करता हूँ ज़्यादातर उन बच्चों की जो बच्चे थोड़े से लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं पढ़ाई के, मेमोरी के, तो उनकी काउंसलिंग्स, उनकी कुछ मेडिसिन्स होती हैं तो मेडिसिन्स यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं या यहाँ से लोग ले जाते हैं। फिर हम ऑटिज़म पे बात करते हैं, ऑटिज़म की चीज़ें बताते हैं कि ऑटिज़म की फैक्टर्स क्या हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं, उनकी काउंसलिंग्स क्या हैं। फिर ADHD जो हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट बच्चे जो होते हैं, उनकी क्या ट्रेनिंग्स करते हैं, उनके मेरे सारे बहुत सारे पेपर्स भी लिखे हुए हैं, मेरे सारे बहुत सारे मैगजीन्स में मेरे कॉलम्स लिखे हुए हैं इस टॉपिक पे। शोज़ मैंने बहुत सारे इस टॉपिक्स पे किए मैं, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। क्या बात? क्योंकि मैंने जब पीडियाट्रिक्स स्टार्ट की ना, तो मैंने स्टार्ट तो अम्मी के उस पर की कि न्यूनेटोलॉजी मुझे का माहिर बनना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बना कि मैं कराची के सारा चंक जो है ना, सारे सिक किड्स जो है अपने हॉस्पिटल में एडमिट करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब भी हुआ। ताहिर मेडिकल सेंटर मशहूर भी इंटेंसिव केयर से बहुत हुआ। क्या बात है। इसके बाद मुझे एक पैशन था कि यार मुझे न्यूरोलॉजी करनी है, तो न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग्स ली, न्यूरोलॉजी की सब्जेक्ट्स उठाए, पढ़ाई की, इसके कोर्सेज़ किए,
और कोर्सेज़ करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेंबर ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी ऑफ अमेरिकन एकेडमी का मेंबर भी हूँ, और इंशाल्लाह विद इन फ्यू इयर्स मेंबर से फेलोशिप में चला जाऊँगा इंशाल्लाह। क्या बात। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं उसकी फेलोशिप ज़रूर लूँ। वो उसको 10 साल लगेंगे। मुझे 2021 में मिली है वो मेंबरशिप, तो इंशाल्लाह 2031 में इंशाल्लाह अगर जिंदा रहा तो ज़रूर मैं फेलोशिप ज़रूर लूँगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, ये पूरी कम्युनिटी के लिए एक बड़े एजाज़ की बात होगी। जी बिल्कुल। और मैं पूरे पाकिस्तान में मैंने PhD पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन बॉस्टन यूनिवर्सिटी से की है, 100% स्कॉलरशिप पे और विदाउट एनी पैसा खर्च किए हुए, और वो सिर्फ पाकिस्तान में शायद 5 हैं टोटल, पूरे पाकिस्तान में 5 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान। और न्यूट्रिशन पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें की हैं, मतलब अनगिनत, मतलब मेरे सारी प्रोग्राम्स हैं, TV शोज़ हैं, पेपर्स लिखे हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब से मैं कह रहा हूँ ना, इस छोटे से मुक़य्यद टाइम के अंदर कुछ ज़्यादा हुई नहीं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तमाम अहबाब से कि इनके एक एक शोबे पर शायद पूरा प्रोग्राम हो सकता है, और इंशाल्लाह हम करेंगे भी। मैं समझा कि सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम होना चाहिए डॉक्टर साहब के साथ। ये प्लेटफॉर्म डॉक्टर साहब हाजिर है आपके लिए हमेशा की तरह। अब फाइनल वर्ड्स आपके, यकीनी तौर पर आपको मैं सिर्फ इसी सवाल के साथ कि रोज़ाना ही हम किसी न किसी चैनल्स पे देखते हैं, हर चैनल, तमाम ही मेन स्ट्रीम चैनल्स पे हैं, कोई चैनल आपकी नज़रों से ओझल नहीं रहा, कोई आपकी वजह से रुका नहीं। अब मुझे ये बताइए, आपकी नज़रों से रुका नहीं, अब मुझे बताइए कि आज आप हमारे इस स्टूडियो का हिस्सा हैं, और अली गोडिल की कोशिशें आपको नज़र आ रही हैं, जिस वेल इक्विप्ड हम स्टूडियो में आज यहाँ मौजूद हैं, ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कैसा पाया, और अली की इस कोशिश को एक बार फिर अपने अल्फाज में ज़रा सा दोहरा दीजिए। मैंने कहा ना कि अली जैसे यंग बच्चे बहुत कम होते हैं जो इतने एनर्जेटिक हों, इतने कॉम्प्रोमाइजिंग हो, और इतने डायनेमिक हों कि अपनी इंस्टीट्यूट को, ये इंस्टीट्यूट है और इसमें कितने लोग सीखते भी होंगे, जाते भी होंगे, आते भी होंगे, नए लोग आते हैं, कुछ सीख के चले आते हैं। तो अली खुद एक इंस्टीट्यूट है, और अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे, और इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे काम करें। और बड़े पैमाने का मतलब ये होता है सैटेलाइट चैनल पे जाए। तो हमारी दुआएं हमेशा अली गोडिल के साथ हैं, और मेरा तो भाइयों जैसा रिश्ता है इससे, और हमेशा हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि एक तो प्यार होता है कि मेमन कम्युनिटी का है, और एक प्यार होता है कि यार हमारी कम्युनिटी का है, और एक प्यार होता है कि पाकिस्तानी है। क्या बात है। और ये सारे प्यार जब मिलते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि प्यार ही प्यार में, हमारी कोशिश ये है, और डॉक्टर साहब ने भी अपने अल्फाज में इसी तरह से बयान किया कि प्यार ही वो सदका है कि अगर हम एक दूसरे के साथ इसी अंदाज से, इसी प्यारे अंदाज में एक दूसरे को इनकरेज ही करते रहें, तो वो दिन दूर नहीं कि हम पूरी कोशिश के इसमें इसी कोशिश का हिस्सा रहेंगे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ होंगे, और बहुत सारे अहबाब भी हमारे साथ हैं, जितने अहबाब मेहमान हमारे साथ आते हैं उन सब की ये ख्वाहिश है कि हम इस अंदाज़ को और आगे की तरफ ले जाएँ। जिस स्टेज पर आज हैं, शायद अगले साल इससे एक कदम बेहतर होना चाहिए। नाज़रीन कराम, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, और वी होप सो कि कुछ तशनीगी रही है वो हम अगले किसी प्रोग्राम्स के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर आपको बुला के पूरा करेंगे। तो रहमत है मेहमान का आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी रमज़ान ट्रांसमिशन में। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब